सो स्टूडेंट्स, लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। जनवरी सेशन के क्वेश्चंस हैं और अगर मैं बताऊं तो लिक्विड सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो थ्योरेटिकल पार्ट है। एंड उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो ग्राफ इज द की। यहाँ पर सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बाकी क्वेश्चन वाइज समझते हैं कि क्या कहा गया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना आना चाहिए, वेंट ऑफ फैक्टर। जैसे क्वेश्चन में बोला है ए टू बी इज 30% आयनाइज, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए टू बी को ब्रेक कर दीजिए, आयनाइज कर दीजिए, 2a प्लस एंड b2 माइनस। लेट्स से वी स्टार्ट इनिशियली, मान लेते हैं कि हम इनिशियली किससे स्टार्ट करते हैं, 1 मोल से। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सॉल्यूशन में सिर्फ ए टू बी प्रेजेंट होगा, नो ए प्लस कैटायन और B2 माइनस एनायन, बिकॉज अभी आयनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। बट एट एनी टाइम t, let's say it start ionizes and have degree of dissociation alpha. Now as 1 mole of A2B, 1 mole of A2B dissociates to give 2 mole. 1 मोल से कितने मोल A प्लस मिल रहे, 2। तो अल्फा मोल से कितने मिलेंगे, 2 अल्फा। कितने मिलेंगे, 2 अल्फा। नाउ 1 मोल से B एनायन कितना मिल रहा है, 1। तो इफ अल्फा मोल्स आयनाइज, अल्फा मोल डिसोशिएट होंगे तो ये भी कितना मिलेगा, अल्फा। नाउ व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यहां ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ ए टू बी, सॉल्यूशन में ए टू बी प्रेजेंट है, ए कैटायन प्रेजेंट है और बी एनायन, तो मुझे तीनों के मोल्स लिखने पड़ेंगे। तो moles of A2B is 1 minus alpha and moles of A cation is alpha and moles of B anion is alpha divided by calculated यानी initial number of moles, that is 1। अब अगर हम यहां इसे सॉल्व करें तो you will get this। जिन्हें प्रैक्टिस होगी वो सीधे 1 plus 2 अल्फा पे आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे को 2 लिखना था यहाँ पे, राइट। तो वो सीधे 2 पे आ जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर? अल्फा के वैल्यू कितना है, 30%। 30% मीन्स, ध्यान देना, 30% मीन्स 30/100। मे बी समटाइम्स ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कि 30 ले लें, बट वी नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1, तो चांसेस आर वेरी लेस। तो 1 plus 2, 30% is 0.3 and it comes out to be 1 plus 0.6, that is 1.6। Now we have to report our answer in 10 raised to power minus 1। Means कई बार अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कैसे कन्वर्ट करें, तो ठीक है, ये भी डाउट पूछा था बच्चों ने, तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1.6 into 10 is 16। 16 by 10 can be written as 16 into 10 raised to power minus 1। So by integer type हमारा आंसर क्या है, 16। So मतलब यहाँ पे अब इस सेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहां पे आयनाइजेशन हो रहा है। हो सकता है अगले सेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जहां एसोसिएशन हो, मींस सेम यही क्वेश्चन है। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज पे भी चर्चा कर लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में बोल देते हैं कि 2a कन्वर्ट इनटू A2। 2a किस में कन्वर्ट हो रहा है, A2 में, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 30%। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। तो देखिए एक चीज और याद रखनी है कि वेंट ऑफ फैक्टर मतलब कंसेप्ट है, जब भी आयनाइज होगा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे कैलकुलेटेड से, क्योंकि आयनाइज हो रहा है तो ब्रेक हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। एंड बाय मैथ्स अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू विल बी लेस ग्रेटर देन 1 से ज्यादा। तो ये अगर हमारे माइंड में है कि वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आंसर वुड बी 1 point something और 2 point something, डिपेंड ओवर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सेम वे एसोसिएशन हो रहा है, दैट्स वेरी क्लियर कि वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1 होता है किस केस में, एसोसिएशन के केस में। तो 2a दे रहा है A2, अल्फा क्या हो गया, 30%। नाउ अब यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट यू कैन से, तो दिस इज 1, दिस इज अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। अब बताइए 2 मोल से कितने मोल्स हुए, 1। तो जब अल्फा मोल से एसोसिएट होगा तो ये क्या होगा, अल्फा बाय
2। नाउ फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर एंड कमेंट। अभी प्रैक्टिस करो, देखिए लास्ट टाइम चल रहा है तो ये नहीं लिख लेता हूं बाद में रिवाइज कर लूंगा, दिमाग से निकाल दो। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन ही बहुत बड़ी वो हो जाएगी, चैलेंज महाभारत हमारे लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है वेंट ऑफ फैक्टर गिवन हो, अल्फा पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। जैसे एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, यही ले लेते हैं Ab2। Ab2 आयनाइज हुआ किसमें, A2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ B नेगेटिव। अब क्वेश्चन में मान लो आपको गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि वेंट ऑफ फैक्टर इज 2, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है 2, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे आयंस बन रहे हैं तो आयनाइजेशन इज मोर करेक्ट वर्ड। तो अब आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्रोच देखो सेम है। इट इज 1 इनिशियली 1 मोल्स है बिकॉज अभी केटायन एनायन प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर सम टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगेन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में जाएंगे। दिस इज अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा। व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर 1 I is equal to number of moles Ab2 के प्लस नंबर ऑफ मोल्स A के टाइम के। A के नंबर ऑफ मोल्स अल्फा है और B के 2 अल्फा। तो ऑब्जर्व मोल्स में हम सभी मोल्स लिखते हैं जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट है। एंड वी नो इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमेशा एक होता है लेकिन सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1 प्लस 2 अल्फा। आई होप वेंट ऑफ फैक्टर पता है तो यू कैन कमेंट अल्फा। वेंट ऑफ फैक्टर इज 2 तो अल्फा क्या होगा, राइट? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी। मींस हमें वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्वेश्चन में लिखा है प्योर बेंजीन, राइट? प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर P0B इज 80 टॉर। ये लिख दिया है मैंने B 80 टॉर। तो आप समझिए 80 टॉर होता क्या है, वही mm ऑफ मर्करी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर, राइट? तो P0B इज 80 टॉर एंड मिथाइल बेंजीन इज 24 टॉर। तो प्योर स्टेट में जो प्रेशर है मिथाइल बेंजीन का, दिस इज 24 टॉर respectively. The mole fraction of methyl benzene in vapor phase means you have to calculate mole fraction in vapor phase. तो XB mole fraction का क्या होता है, XB mole fraction का क्या है सिंबल YB। डिफरेंस क्या होता है, X होता है लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, Y होता है गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन, राइट? तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन पूछा है which is in equilibrium with equimolar mixture of these two liquids। means question में mention है, ये given है, this is a very important part, very important data is given। what क्या given है, तो we have given number of moles of benzene and number of moles of methyl benzene are equal, equimolar। देखिए कभी भी equal word दिया हो तो मेरा सजेशन यही है, डोंट टेक इट एज x, टेक इट एज 1। बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट? तो देखिए जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मिथाइल बेंजीन, इट कम्स आउट टू बी 1/2। एज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इज आल्सो 1/2। नाउ यूजिंग राउल्ट्स लॉ यू कैन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा, P0B XB। व्हाट इज P0B 80, व्हाट इज XB 1/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन क्या होगा, P0M क्या होगा, P0M इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ M। व्हाट इज P0M 24। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, किससे कर रहे हैं, 1/2 से कर रहे हैं, करेक्ट? तो अब क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए डाल्टन्स लॉ से। यहां से क्या पता होना चाहिए, डाल्टन्स लॉ। व्हाट डाल्टन्स लॉ सेज, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी चीज का गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो पार्शियल प्रेशर बाय
टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के होता है। अगर लिक्विड है तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, गैस है तो टोटल प्रेशर पीटी। अब पीएम तो हमने निकाल लिया है, कितना? पीएम इज 12, पीएस कितना होगा? तो डेफिनेटली पीएस इज पीवी प्लस पीएम, यानी 40 प्लस 12, तो 40 प्लस 12 क्या आया? 12/52। ठीक है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो 4 से जा रहा है कैंसिल, तो 4 3 12 और 13, तो 3/13 इज अवर आंसर। बट वो नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो 13 का टेबल तो आता ही है, तो इट कैन बी रिटन एज 13 2 26, 4 ये हो गया, 13 3 39, देन 1 रिमाइंडर एंड 0 मतलब 0.23, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 इंटू 10 रेज टू पावर -2। क्या आंसर आया हमारा? 23 इंटू 10 रेज टू पावर -2। क्लियर है सभी को? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्या है, बच्चे को डायरेक्टली टोटल प्रेशर निकालना आता है, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा। लेकिन अगेन दिस इज एन एनसीईआरटी इन सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल मेंशन है, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किया होता तो यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। NaCl is added to ice at 100 degree Celsius, 0 degree Celsius, present in the ice cream box to prevent melting of ice। जो नमक ऐड करते हैं आइसक्रीम बॉक्स में, वहां पे NaCl क्यों ऐड करते हैं? ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो। ठीक है, तो देखो ध्यान रखो, उसने बोला आइसक्रीम मेल्ट ना हो, तो दिस इज ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑन एडिशन ऑफ NaCl देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन टाइप करना मतलब वो रह गया है। तो यहां पे मैं बता देता हूं, क्वेश्चन यही होगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहले समझते हैं पूरा कि ये जो आइसक्रीम वाला आजकल तो नहीं है, बट किसी जमाने में आइसक्रीम वाले ऐसे घर के आगे आते थे और कुल्फी वाले आते थे घंटी बजाते हुए और वो नमक डालते थे। तो देखो क्या होता था, उनके पास ऐसा एक बहुत बड़ा बीकर सा होता था। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आइसक्रीम में एक ऐसे आइसक्रीम का कोन होता है और उसमें सारे आइसक्रीम क्रीम होती है। अब क्या होता है, साइड में आइस होती है, साइड में क्या होती है? आइस, और उसी में क्या डाला जाता है? NaCl। अब NaCl क्या करता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। अगर किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो यानी वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, तो बर्फ डालने से नमक डालने से बर्फ पिघलती है। तो कभी मुझे लग रहा है स्टेटमेंट 1 ये भी पूछी जा सकती है कि NaCl इज एडेड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर मेल्टिंग। बर्फ में क्या कहते हैं, क्यों ऐड करते हैं? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि रीजन वही होगा जो स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि जैसे ही NaCl ऐड करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो एक और स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इट इज यूज्ड टू क्लियर स्नो। जिन रोड्स पे अगर रोड ब्लॉक्स हो जाती है स्नोफॉल की वजह से, तो उस केस में क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं NaCl। लेकिन यहां बड़े इंटेलिजेंटली ट्विस्ट किया क्वेश्चन कि वो जानना चाहते थे क्या आइसक्रीम बनाने का पता है बच्चे को। तो NaCl जब यहां आइस डालते हैं, आइस होने लग जाती है मेल्ट। अब आइसक्रीम में साइड की जब आइस मेल्ट होती है तो हीट लेती है, मेल्टिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो हीट किससे लेगी? ये साइड में आइसक्रीम वाले बॉक्स थे, और फटाफट आइस अंदर आइसक्रीम जम जाएगी। तो नमक अल्टीमेटली तो बाहर की आइस पिघला रही है, बट आइसक्रीम को क्या कर रही है? फ्रीज कर रही है। तो प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ताकि वो मेल्ट ना हो। ठीक है, इसलिए हल्का नमक का टेस्ट भी आता होगा जब आप कभी भी आइसक्रीम खाते होंगे।
बट ध्यान रखना अब ये कुछ एक्चुअल में तो आइस को मेल्ट कर रहा है, लेकिन आइसक्रीम जो बनाने का तरीका है उसके साइड में आइस डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, वो पिघलता है तो आइसक्रीम को पिघलने से बचाता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। नाउ चलते हैं, यही पॉसिबिलिटीज है इसमें तो बस इसमें यही याद रखना है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। रीजन पूछ ले व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, लेट्स से असर्शन और रीजन में आ जाए। तो अगर ये असर्शन है तो रीजन क्या होगा, तो रीजन इज सेम, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्या रीजन है, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, राइट। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1.24 ग्राम ऑफ AX2 is dissolved in 1.24 gram of AX2 is dissolved in 1 kg of water to form solution with boiling point 100.015 degrees Celsius. This is case 1. While 25.4 gram of A by 2, molar mass 250 gram is in 2 kg of water, constitute a solution with boiling point 100.026 degree Celsius. Which of the following is correct? के भी पता है, AX2 A/2 completely unionized। तो देखिए अब सोचना क्या है, कभी भी आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड पूछा है तो मींस यू हैव टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। तो दिस इज द एनालिसिस पार्ट। ठीक है, तो आपको एनालाइज क्या करना है कि क्वेश्चन में कभी भी आयनाइजेशन या एसोसिएशन ऐसा कुछ पूछा है, इट मींस वो इनडायरेक्टली कह रहा है कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ सॉल्व करते हैं, तो मुझे AX2 का वेंट ऑफ फैक्टर अलग निकालना पड़ेगा, A/2 का अलग। तो अब अगेन डेल्टा टीबी क्या होता है, IKB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg। तो अच्छी बात है, तो डायरेक्टली 1 kg मेंशन है, तो सारे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 1.24 बाय 124 इज नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इन केस ऑफ वाटर इट इज 100, विच इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर एंड केबी। केबी का वैल्यू कितना है, 0.52। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो आई गेस 1.24 बाय 124 को मैं सीधे 1/100 लिख दूं। 1 kg है सॉल्वेंट, तो मोल्स ही मोलैलिटी है, तो मोल्स इज मोलैलिटी, तो ये आ गया 0.015 I और 0.52, 100 को इधर ले जाते हैं। नाउ व्हाट इज I क्या आया यहाँ पे, तो दिस इज 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 1.5 बाय 0.52। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3। कितना आ गया, 3। अगर AX2 कंप्लीटली आयनाइज होगा तो कितने आयंस देगा, 3। तो वेंट ऑफ फैक्टर 3, व्हाट डज इट शो। अब यहां से इंटरप्रिटेशन कौन सा पार्ट आया कि इस चीज को अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे, AX2 इज कंप्लीटली आयनाइज्ड। AX2 क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता टाइम बच जाए। AX2 कंप्लीटली, अच्छा 2 ऑप्शन है, यानी कि अगला कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सेम फटाफट कर देते हैं। डेल्टा टीवी में डायरेक्ट लिख देता हूं 100.026 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी इज 0.026 डिग्री सेल्सियस। वेंट ऑफ फैक्टर इज I, KB इज 0.52, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg। क्या अब 2 kg मेंशन है, अच्छा तो 25.4 डिवाइडेड बाय 250, मैं अपना आंसर इजी करने के लिए इसे 254 मान रहा हूं। ध्यान रखना, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन आई एम डूइंग टू एनालाइज माय क्वेश्चन इजीली। इनटू 1/2 kg, राइट। तो क्या हुआ, ये डेसिमल गया नीचे, 10 आया, कैंसल। ओके, अब
ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 26 से 0.052 और ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर 0.052। वेंट ऑफ फैक्टर 1, व्हाट डज वेंट ऑफ फैक्टर 1 रिप्रेजेंट? अगर किसी भी चीज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही ये एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट। तो यहां पे तो आयनाइज है तो ये अनआयनाइज्ड है। इट मींस AX2, ये हमने सॉल्व किया क्या, AX2 आयनाइज कंप्लीटली एंड A/2 रिमेन अनआयनाइज्ड। आंसर इज डी। क्या है हमारा आंसर? डी है। ठीक है, चलो अब हम कर लेते हैं इसका एनालिसिस कि इस पे और क्या चीज पूछी जा सकती है। जो मिस्टेक्स करते हैं, पहली चीज, डेल्टा टीबी में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, केल्विन में चेंज करने की गलती नहीं करनी है। पॉइंट ऑफ मिस्टेक पहला सिली मिस्टेक होता है, हम डेल्टा टीबी को डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में, एक ही बात है क्योंकि चेंज है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर पहले 10 डिग्री था, बाद में 5 डिग्री हुआ, चेंज कितना है, 5 केल्विन। अब 10 डिग्री को केल्विन में चेंज करो 383, 5 डिग्री को चेंज करो 278, स्टिल चेंजेस 5। तो चेंज डू नॉट चेंज। तो पहला जो मिस्टेक बच्चा करता है, यूनिट्स में गड़बड़ कर देता है, वो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करता है। तो मैंने अपने करियर में यही ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जनरली क्या कर रहा है, ये भूल जाता है, ये मिस्टेक होती है। उसके बाद जस्ट ये ध्यान रखना है, मतलब मोलालिटी पर केजी होती है, तो कई बार फ्लो में इसे भी पर केजी मान लेता है। दिस इज द सेकंड मिस्टेक। अब देखिए क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी क्वेश्चन आ गया, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से वेंट ऑफ फैक्टर भी निकलवा लिया। प्लस आपसे ये भी पूछ लिया कि वेंट ऑफ फैक्टर 1 व्हाट डज इट मीन। सेम वे, जो भी चीज अनआयनाइज्ड हो, अब इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो भी चीज अनआयनाइज्ड हो यानी यूरिया, ग्लूकोज एंड शुगर, ये सब अनआयनाइज्ड होते हैं, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1। तो कोई भी क्वेश्चन करो बिना वेंट ऑफ फैक्टर लगाए मत करो, और देख लो क्या सॉल्यूट है। अगर ये सॉल्यूट है तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1। नेक्स्ट, assume a living cell with 0.9% weight by weight of glucose solution. This cell is immersed in another solution with equal mole fraction of glucose and water. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये इसका कोई भी आंसर नहीं है, मतलब गिवन में कोई आंसर नहीं है, ये बोनस हुआ था। ठीक है, दिस इज गिवन बोनस बाय द एनटीए। तो यहां पे बट अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो, अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। फ्लो किसका होता है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। करेक्ट। अब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट है तो फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। फ्लो कहां होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज ऑस्मोसिस, ध्यान रखना। अब ये है 0.9% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब 0.9 ग्राम इन 100 ग्राम। दूसरा गिवन है मोल फ्रैक्शन इक्वल है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इट इज सेम एंड गोइंग टू बी कैंसल आउट। नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों के सेम है तो हमने आपको बोला है कि इजी करने के लिए ऑलवेज टेक इट एज 1। जब भी मोल्स इक्वल हो आप हमेशा उसे क्या मान लो, 1 मान लो। यहां से हमें समझ आया कि मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास विच इज 180। राइट, ग्लूकोज का मास 180 गिवन होगा, शायद कुछ नहीं गिवन है, गिवन होता है, मतलब याद भी कर लो फिर। ठीक है, देन वेट ऑफ वाटर इज 1 into 18। 180 प्लस 18 इज 198। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली मान लो 200। तो बताओ इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज क्या आया,
ग्लूकोज कितना है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एक डाउट आएगा, बच्चे मेरे से एक डाउट पूछेंगे, सर ग्लूकोज को हम क्या मान लें यहाँ पे सॉल्वेंट, क्योंकि ग्लूकोज आ रहा है 180 ग्राम और इसे मान लेते हैं सॉल्यूट। तो बात तो बिल्कुल सही है, होगा तो यही, बट ऑस्मोसिस में ग्लूकोज फ्लो नहीं करता, ऑस्मोसिस में फ्लो वाटर ही करेगा सॉल्वेंट, तो सोचना वाटर के टर्म में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, लगभग 99 ग्राम इस तरफ, ठीक है। 0.9% वेट बाय वेट का मतलब 0.9 ग्राम ग्लूकोज एंड 100 ग्राम सोल्यूशन, तो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम वाटर है। इस तरफ वाटर कम हो गया 18 ग्राम इन 200 ग्राम, यानी 100 ग्राम में 9 ग्राम वाटर। तो वाटर का अमाउंट इधर है 9 और इधर है कितना 100, तो वाटर इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। तो यू कैन से सेल विल श्रिंक, क्योंकि ये कॉन्क ग्लूकोज सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये, कॉन्क ग्लूकोज, इसीलिए बोनस दिया है, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकलिटीज थी, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन केस कभी आ रहा है तो बस इतना देखना है, हायर कंसेंट्रेशन लोअर टू हायर फ्लो एंड सेल विल श्रिंक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब ठीक है, अब केएफ भी निकाल लो। 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, डेल्टा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ इनटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ इज 0.40, गिवन है क्वेश्चन में नॉन वॉलेटाइल, अच्छा नॉन वॉलेटाइल गिवन है लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं गिवन, ओके। तो यहां पे डिप्रेशन 50 ग्राम ऑफ विच, तो इफ नथिंग इज मेंशन तो मान लेते हैं कि जो वेंटो फैक्टर है दैट इज ऑलमोस्ट 1 एंड केएफ का वैल्यू निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। अब कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वैसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, हो भी तो सॉल्यूट 1 होगा क्योंकि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट कितना होगा 1 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ विच, तो 50 ग्राम व्हाट इज द डिप्रेशन कांस्टेंट 50 ग्राम है, तो दिस इज 50 ग्राम, तो ऊपर क्या होगा 1000, मोलर मास 256। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएफ, केएफ की वैल्यू क्या होगी, तो केएफ इज 0.4 इंटू 256 इंटू 50 बाय 1000, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्यूशन इसको। अब अगेन अप्रोक्सीमेशन के सहारे चलते हैं या नहीं, मतलब चल सकते हैं या नहीं, इसे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 4.43 डिफरेंस है तो अप्रोक्सीमेशन से चल जाएगा, तो ऐसा करता हूं मैं इसे 250 ले लेता हूं, ये हो गया 4, ठीक है। तो केएफ का वैल्यू क्या होगा, तो 250 और 1000 4 से चला गया और दिस इज 0.4 एंड ऊपर हो गया 50, तो ये डेसिमल से ये चला गया, 5 4 20, 20 बाय 4 5 की टर्म में आंसर आना चाहिए, यानी कि आंसर इज 5.12। क्या आ गया आंसर 5.12। तो देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, इसीलिए मैं बोलता हूं सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। आपको कंसेप्ट आता है, जिन्होंने जनवरी सेशन में पेपर दिया हुआ कुछ बच्चों ने ये फील किया है कि मेरे को पेपर आता था बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं वहां सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन रुको अभी सॉल्व करो, अभी पूरा आंसर हाथ से। देखो हम एक और गलती करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के छोड़ देते, मुझे आता है नहीं, जब तक 2-3 क्वेश्चन के पूरे आंसर नहीं निकाल लो तब तक आपको फॉर्मूले में वैल्यू डाल के नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, अगर आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लिए सेम टाइप के, तो जैसे मान लो डेल्टा टीएफ एक बार निकाल लिया, सही आंसर आ गया, अब अगली बार जो भी डेल्टा टीएफ है वैल्यू डाल के छोड़ दो। एक बार केएफ निकाल लिया, सही आंसर आ गया, जो भी वैल्यू है, फिर भी मैं तो कहूंगा हर बार ही कैलकुलेट करो आंसर। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदा है, आंसर हर बार निकालो, वैल्यू डाल के मत छोड़ो, क्योंकि जितनी बार आंसर निकालोगे उतनी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में उतना एफर्टलेसली कर पाओगे। नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो
यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना था फ्रीजिंग पॉइंट का, तो मैंने इसके ऑप्शंस जानबूझ के ड्रॉ नहीं किए, बिकॉज ये ग्राफ कहीं ना कहीं हमें समझना ही है या फिर हम सबको पता ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम बात करें वेपर प्रेशर का, तो अगर मैं आपसे पूछूं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन, इफ नथिंग इज मेंशन तो इट मींस इट हैज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही एडेड है। तो वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हायर वेपर प्रेशर, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर वेपर प्रेशर। बताइए इसमें कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूशन। पी नॉट माइनस पी एस, राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वॉलेटाइल फॉर्मूले से पता है, पी नॉट माइनस पी एस, यानी पी नॉट बड़ा होगा और पी एस क्या होगा, छोटा, यानी कि पी नॉट दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है, एक ऐसा टाइम आता है जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, तो क्या होगा, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहां पे ये हुआ, दिस इज टी नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि जैसे ही वाटर फ्रीज होने लगेगा, जैसे ही वाटर फ्रीज होने लगेगा तुरंत अब तो वेपर प्रेशर बहुत तेजी से गिरेगा, पहले तो ऐसे लीनियरली डिक्रीज हो रहा था, अब शार्प डिक्रीज आएगा। व्हाई? बिकॉज सॉलिडिफिकेशन ऑफ द टॉप लेयर स्टार्ट। तो जैसे ही ऊपर सॉलिड होगा वेपर्स बनने कम हो जाएंगे। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, अगर हम बात करें तो ज्यादा लो टेम्परेचर लगेगा, और वो जिस पॉइंट पे करेगा दिस इज टीएफ एंड दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 ऑप्शंस बने थे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, केएफ पे भी डिपेंड करता है, प्लस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि वाई फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, ड्यू टू क्या रीजन होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, किसकी वजह से, वेपर प्रेशर में डिक्रीज की वजह से, ठीक है। प्लस अगर पूछ लेते हैं कि कोई भी अननोन कंपाउंड है एक्स, वेदर वो कैम्फर है कुछ भी है, तो वो क्यों बहुत ज्यादा डिप्रेशन कर रहा है, तो उसका फ्रीजिंग हो सकता है उसका केएफ वैल्यू बहुत हाई हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो सॉल्वेंट, यस, एक और चीज, केएफ डिपेंड किस पे करता है, केएफ एंड केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन अच्छा सा आया हुआ है जेई में, आप बताइए पानी में नमक है और उसको मैं फ्रीज कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में, नमक और पानी के बीच में, पानी के बीच में, या पानी और सॉलिड नमक के बीच में, ऐसे 4 ऑप्शंस बनते हैं। मतलब एक तो पॉसिबिलिटी है NaCl सॉलिड और NaCl लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वाटर सॉलिड और NaCl लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो, एक्वस, और एक और पॉसिबिलिटी है कि वाटर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद NaCl सॉलिड। थिंक एंड आंसर, ट्रस्ट मी, आप सोचोगे ना 5 मिनट आंसर कर दोगे, तो इसका आंसर कमेंट कर देना कि क्या होगा, ठीक है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा। ये भी PYQ ही है एंड वेरी कंसेप्चुअल PYQ, थिंक ओवर इट, थोड़ा सोचो भी। अब क्या है ना, आजकल थोड़ा सा एडटेक की वजह से बच्चों ने सोचना कम कर दिया है, ठीक है। डाउट आया यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, डाउट आया सर्च कर लिया, थोड़ा सोचो। When a non-volatile solute is added to solvent, vapor pressure of solvent decrease by 10 mm of mercury, ठीक है, यानी कि this is given as P0 minus PS given है। Mole fraction of solute in the solution is 0.2, this is XB। What would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure P0 minus PS is 20? तो देखिए कुछ नहीं करना है, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला लगाना है, P नॉट माइनस P नॉट बाय P नॉट इज इक्वल टू XB। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ, दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है तो P नॉट इज गोइंग टू बी सेम,
अब पी नॉट कॉन्स्टेंट है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे कर दोगे कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एक तरीका। दूसरा स्कूल मेथड, वो भी गलत नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू केस 1 में दे रखी है 10, इन दैट केस मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में मोल फ्रैक्शन पूछा है और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है 20 बाय पी नॉट, इट बिकम्स 2। ठीक है, दूसरा है कि हम ऐसे समझ लें तो डेल्टा पी इज 10 और बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.2 बाय एक्स बी। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, तो यहां से एक्स बी कितना आ गया 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, ये क्या है सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। ठीक है, फ्रैक्शन है तो टोटल वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, दिस इज अवर आंसर। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड 1 and 2 x1 y1 are the mole fraction of component in liquid and vapor phase। ठीक है, the slope and intercept, ये क्वेश्चन वैसे ऐसा है ना, हर जिस भी बच्चे ने कोचिंग ली है वो ये उसे ही आता होता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोचिंग में डिस्कस होता ही है। ठीक है, एक बार मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। पीटी लिखो या पीएस, कई बार पीएस होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कई बार लिखा होता है पीटी। पीटी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन which is equal to P1 plus P2, where 1 stands for solvent and 2 stands for solute. Now, P1 can be written as P01 x1 plus P02 x2. Raoult's law for volatile का formula, vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component in liquid state. Important point is in liquid state. Now, x2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ x1 और y1 में, तो वी कैन राइट इट एज P01 x1 plus P02 x2 can be written as 1 minus x1. Now it can be written as PS is equal to P01 x1 plus P02 minus P02 x1, right? Now using Dalton's law, Dalton's law कहता है मोल फ्रैक्शन इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस, पीएस का वैल्यू क्या आएगा P1 बाय y1। तो अब यहां से हमने क्या लिख दिया, पीएस इज P1 बाय y1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज P02 प्लस P01 माइनस P02 x1। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, कर क्या रहे हैं हम, सिंपली मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स ही होता है, वो कैलकुलेशन वीक होने की वजह से गड़बड़ होती है। देखो x1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब व्हाट इज P1 बाय राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, P1 इज इक्वल टू P01 x1। ठीक है, क्या होगा P01 x1। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप में, P01 x1 बाय y1 इज इक्वल टू P02 प्लस P01 माइनस P02 x1। ग्राफ किसके बीच में है, 1 बाय x1 वर्सेस 1 बाय y। ग्राफ हमेशा, ठीक है ध्यान से सुनना, ग्राफ हमेशा y वर्सेस x में होता है। तो देखो यहां पर क्या ध्यान देना है कि जो ग्राफ है वो 1 बाय एक बार देख लो स्टार्ट। हाँ, तो यहां आपको क्या ध्यान देना है, जो ग्राफ है वो 1 बाय x1 वर्सेस 1 बाय y1 के बीच में। तो ग्राफ हमेशा y वर्सेस x के बीच में होता है। मतलब जब भी आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो ध्यान रखेंगे कि जो पहले है वो इस तरफ आना चाहिए, यानी कि जो x1 है ये इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस x1 शुड बी हियर। तो अभी ऐसा करते हैं, पहले इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर देते हैं किससे, P0 x1 से, या यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ। तो इट विल बी 1 बाय y1 इज इक्वल टू P02 बाय
पी नॉट वन इंटू वन बाय एक्स वन प्लस पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू बाय पी नॉट वन एक्स वन बाय एक्स वन। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया है। और वैसे जिनको प्रैक्टिस होगी वो तो डायरेक्ट यहीं से बता देंगे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट ठीक है हम अभी थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया पी नॉट टू पी नॉट वन। तो अब मुझे क्या करना है, इसको अकेला करना है। तो इसको मैं कैसे सेपरेट करूंगा, इसको मैं पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज पी नॉट वन बाय पी नॉट टू इंटू वन बाय वाई वन। इसको मल्टीप्लाई करूंगा पी नॉट वन बाय पी नॉट टू से, तो ये हो गया वन बाय एक्स वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हो मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया है, पी नॉट टू बाय पी नॉट वन। वो मैं रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूं तो हो सकता है मैंने थोड़ा लेंदी वे ले लिया है, हो सकता है यहां से सीधा भी हो जाए। ठीक है, तो वन बाय एक्स वन हो गया एंड इट कैन बी रिटन एज पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू बाय पी नॉट वन, कैंसिल हो जाएगा पी नॉट टू। तो यहां से हमें समझ आ गया पी नॉट बाय पी नॉट टू, पी नॉट वन बाय पी नॉट टू इज स्लोप। जो स्लोप है वो पी नॉट वन बाय पी नॉट टू है एंड ये है इंटरसेप्ट पी नॉट वन माइनस पी नॉट बाय पी टू। बट एक चीज ध्यान दो, जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो स्पेस की कमी फील कर रहे हैं, तो मैं इसको उठाता हूं, पूरी टर्म को उठा के ले जाता हूं वहां पे। ओके, तो देखो मैंने माइनस किया तो ये हो गया माइनस ऑफ पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू बाय पी नॉट टू प्लस। लेकिन अगर मैं माइनस साइन अंदर ले जाऊं तो चेंज हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन बाय पी नॉट टू। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, इससे मैच कर जाएगा। ओके, तो मैं बोलूंगा कि ये एक बार आप ट्राई कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना वन बाय एक्स वन वर्सेस वन बाय वाई वन वाले तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें मैं एक बात भी ये भी बोलूंगा, आप ये खुद से भी सॉल्व कर लेना एक बार अभी कि मैच कर रही है या नहीं चीजें, मतलब कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ना। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो याद रखो, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है जो वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्स है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्स है, तो या तो दो ही याद कर लो। अब क्या करोगे, क्वेश्चन में मेंशन है NaCl, जहां NaCl मेंशन है वहां पे तो वेंट ऑफ फैक्टर सबका सेम है 2। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो कंप्लीट आयनाइजेशन एज्यूम कर लेंगे। अब वेंट ऑफ फैक्टर 2 है तब तो कंसंट्रेशन के, तो इन दैट केस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू C ऑल्सो। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर सेम है तो कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो सबसे आगे हो गया 4 10 रेज पावर माइनस 2, फिर हो गया 3 10 रेज टू पावर माइनस 3, फिर हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 4 1। अब जरा यूरिया और NaCl को कंपेयर कर लेते हैं। ये 10 रेज टू पावर माइनस 4 है, यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है, I इंटू C देखना पड़ेगा कंप्लीट। वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ यूरिया इज 1, दिस इज 10 रेज पावर माइनस 4। इधर अगर हम देखें 10 रेज पावर माइनस 4 और वेंट ऑफ फैक्टर 2, तो 1 विल गोइंग टू विन, तो लास्ट में आएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 2। आंसर इज बी। क्या हुआ, आंसर बी हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 4 की, फिर आगे राइट। तो सॉल्यूशन के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमने यहां से ये समझा है फॉर्मूला इज द की एंड ग्राफ इज द की। देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ भी वो पूछेंगे। तो जैसे इस बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ पूछा है, तो अब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ याद कर लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ लर्न कर लो, अंडरस्टैंड भी कर लेना। और क्या पॉसिबिलिटी है कमिंग सेशन के लिए, अभी 1/x1 वर्सेस 1/y1 का ग्राफ पूछा है, हो सकता है इस सेशन में ये जो PS आता है हमारा, ठीक है,
ये जो PS आता है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये जो वैल्यू आती है ना P01 x1 P02, इससे रिलेट कर लें, ठीक है। तो PS इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 1 माइनस x1, तो P01 x1 प्लस P02 1 माइनस x1। तो अरे ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, P01 x1 प्लस P02 सॉल्व भी करना पड़ेगा, अरे यार। तो मैं डायरेक्ट लास्ट पार्ट पे आ जाता हूँ, P02 प्लस P01 माइनस P02 x1। अब चांसेस है कि क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, वी हैव अ ग्राफ वेयर PS इज 800, ठीक है, जहां पे 800 प्लस 200 x1 है। तो व्हाट डज P01, व्हाट डज P02? तो हमें पता चल गया P02 का वैल्यू हो गया 800 और P01 माइनस P02 कितना है 200, तो P01 आ गया 1000। तो इन दिस वे ऐसे भी वेरिएशंस पूछ सकते हैं। तो देखो सारे कंसेप्ट पूछे हुए हैं, तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। एंड मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ भी याद कर लेना। देन मतलब ग्राफ तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन चैप्टर और काइनेटिक्स दोनों में जो ग्राफ है वो आपको ढंग से करना ही है।